राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक तुम्हारी शय के पिछले एपिसोड में हम इसके लेखकीय भूमिका को समाप्त कर चुके हैं और आज से हम इसका पाठन आरंभ करेंगे। इसी सिलसिले में जो सबसे पहला लेख है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया की मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज के लेख का विषय है तुम्हारे समाज की शय। राहुल सांकृत्यायन जी क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और कई आंदोलनों में उन्होंने किसान और मजदूरों की अगुवाई करी है और जेल भी गए हैं। इसीलिए उनके लेखों का जो विषय है वे किसान और मजदूरों की समस्याओं के इर्द गिर्द ज्यादा घूमा है। इसी सिलसिले में आज का भी लेख है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी किसानों और मजदूरों की समस्याओं को रखते हैं हमारे सामने सामाजिक तौर पर। मनुष्य सामाजिक पशु है। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य अपने हित और अहित के लिए अपने समाज पर अधिकतर निर्भर रहता है। वस्तुतः पशु जगत के बड़े बड़े बलिष्ठ शत्रुओं के रहते तथा समय समय पर आने वाले हिमयुग जैसे महान प्राकृतिक उपद्रवों से बचने में उसके दिमाग ने जो सहायता दी है, उसमें मनुष्य का समाज के रूप में संगठन बहुत भारी सहायक हुआ है। समाज ने पहले मनुष्य कमजोर की शक्तियों को सैकड़ों व्यक्तियों की एकता द्वारा बहुत बढ़ा दिया और तभी उसने अपने प्राकृतिक और दूसरे शत्रुओं से रक्षा पाने में मदद देते हुए अपने भीतर से ऐसे शत्रुओं को पैदा कर दिया जिन्होंने कि उन प्राकृतिक और पार्श्विक शत्रुओं से भी अधिक मनुष्य जीवन को नारकीय बनाने का काम किया। मतलब सीधे तौर पर वे बता रहे हैं कि समाज किस कदर महत्व रखता है मनुष्य की सामाजिकता को यदि हम बात करें, लेकिन वहीं पर समाज ने कुछ ऐसे लोगों को उभार दिया है, कुछ ऐसी शक्तियों को ऊपर उठा दिया है जो दूसरों के जीवन को नारकीय बना देती हैं। समाज का अपने भीतर के व्यक्तियों के प्रति न्याय करना प्रथम कर्तव्य है। न्याय का मतलब यह होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने श्रम के फल का उपयोग कर सके, लेकिन आज हम उल्टा देखते हैं। धन वह है जो आदमी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाना, कपड़ा, मकान, यही ऐसी चीजें हैं जिन्हें वास्तविक धन कहना चाहिए। वास्तविक धन के उत्पादक वे ही हैं जो इन चीजों को पैदा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन संसाधनों पर कब्जा किसी और का है। किसान वास्तविक धन का उत्पादक है क्योंकि वे मिट्टी को गेहूं, चावल, कपास के रूप में परिणत करता है। 2 घंटे रात रहते खेतों में पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं ना भुरुकुआ निकलने से पहले। जो देशज शब्दों से वाकिफ हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। जेठ की तपती दोपहरी हो या माघ पूस के सवेरे की हड्डी छेदने वाली सर्दी, वह हल जोतता है, ढेले फोड़ता है। उसका बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। उसके एक एक हाथ में साथ साथ घट्टे पड़ जाते हैं। फावड़ा चलाते चलाते उसकी सांस टंग जाती है, लेकिन तब भी वह उसी तरह मशक्कत किए जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि धरती माता के यहां रिश्वत नहीं चल सकती। वह स्तुति प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय को खोल नहीं सकती। तो इन पंक्तियों के जरिए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि राहुल सांकृत्यायन जी जो धार्मिक आडंबर हैं उन पर भी चोट कर रहे हैं कि जो पूजा पाठ है वे मिथ्या है, बेकार है। उनको करने से जरूरी है कि मनुष्य जो है वो कर्म करे यदि वह फल चाहता है। तो यह अकिंचन मिट्टी सोने की गेहूं रूपे चावल और अंगूरी मोतियों के रूप में परिणत होती है। तब धरती माता देख लेती है कि किसान ने उसके लिए अपने खून के कितने घड़े पसीने दिए हैं, कितनी बार थकावट के मारे उसका बदन चूर चूर हो गया है और कुदाल अनायास उसके हाथ से गिर गई। गेहूं बना बनाया तैयार एक एक जगह 10-10, 20-20 मन रखा नहीं मिलता। वह 15-15, 20-20 दानों के रूप में, और वह भी अलग अलग बालियों में छिपे सारे खेत में बिखरा रहता है। किसान उन्हें जमा करता है, बालियों से अलग करता है। 10-10, 20-20 मन की राशि को एक जगह देखकर बार बार उसका हृदय पुलकित हो उठता है। तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि प्रकृति जो है वे श्रम जो पारिश्रमिक है उसको देने में कंजूसी नहीं करती, न्याय करती है। और किसान क्या, जो भी व्यक्ति श्रम करेगा प्रकृति जो है उसको पारिश्रमिक देगी, चाहे फूल पत्ती के रूप में हो, फल के पेड़ों के रूप में हो, या अनाज के बालियों के रूप में हो।
महीनों भूख की मार से अधमरे उसके बच्चे चाह भरी निगाह से उस राशि को देखते हैं। वे समझते हैं कि दुख की अंधेरी रात कटने वाली है और सुख का सवेरा सामने आ रहा है। उनको क्या मालूम कि उनकी ये राशि, जिसे उनके माता पिता ने इतने कष्ट के साथ पैदा किया है, उसके खाने के लिए नहीं है। इनके खाने के अधिकारी सबसे पहले वे स्त्री पुरुष हैं जिनके हाथों में एक भी घट्टा नहीं है, जिनके हाथ गुलाब जैसे लाल और मक्खन जैसे कोमल हैं, जिनकी जेठ की दोपहरियां खस की टट्टियों, बिजली के पंखों या शिमला और नैनीताल में बीतती हैं। जाड़ा जिनके लिए सर्दी की तकलीफ नहीं लाता, बल्कि मुलायम ऊन और कीमती पोस्तीन से सारे बदन को ढके इन लोगों के लिए आनंद के सभी रास्ते खोल देता है। निठल्ले और निकम्मे ये बड़े आदमी, जमींदार, महाजन, मिल मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर, पुरोहित और दूसरी सभी प्रकार की जोकों किसान के कसाले की इस कमाई के भोजन का सबसे पहले हक रखती हैं। तो सामाजिक ताने बाने को बहुत सूक्ष्मता से राहुल सांकृत्यायन जी ने परखा होगा और तब ये बात वे लिख पाए होंगे। मजदूर भोंपू देखते ही आंख मलते हुए कारखाने की ओर दौड़ता है। अभी कुछ दिन पहले तक तो काम के घंटों का भी कोई निर्बंध ना था और अब भी अधिक मजदूरों वाले कारखानों पर वह यह नियम लागू है। तो यहाँ पर वे बताते हैं कि कुछ समय पहले तक जो घंटे निर्धारित भी नहीं थे मजदूरों के काम करने के, तो सभी जानते हैं कि मजदूरों के आंदोलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और मजदूर जो हैं उनके घंटे काम के निर्धारित किए थे। लेकिन एक बार भी किसी भी लेख में राहुल सांकृत्यायन जी ने उनका जिक्र नहीं किया है। पिछली पुस्तक दिमागी गुलामी में भी मैंने कुछ लेखों में इन सब बातों का जिक्र किया है कि अछूतों को क्या चाहिए या किसानों सावधान, इस तरह के लेखों में मैंने बार बार जिक्र किया है। वहां 3 आने और 4 आने रोज पर वह खटता है। इसी 3-4 आने में उसके बीवी, बच्चे, 3-4 बच्चों और बूढ़े माँ बाप की फिक्र उसे करनी पड़ती है। एक दिन भी निश्चिंत हो भरपेट खाना उसके लिए हराम है और उस पर से यदि वह बीमार पड़ गया तो नौकरी से जवाब। यदि बूढ़ा या अंग भंग हो गया तो आसमान के नीचे उसको और उसके बाल बच्चों को भीख देने वाला भी कोई नहीं। यही नहीं, कल तक कारखाने 24 घंटे चल रहा था। आज मालिक के पास खबर आती है कि चीजों का दाम गिर गया है। अब उन्हें लागत दाम पर भी बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं है। कारखाने में ताला लगा दिया जाता है। मजदूर अपने बाल बच्चे दाने दाने के लिए बिलखने लगते हैं। जब उसे काम मिला था तब मजदूरी मिली थी, तब भी उसकी जिंदगी नरक से बेहतर न थी और बेकारी तो जिंदा ही मौत। ऐसी तकलीफों को सहते मजदूर तैयार करता है बढ़िया से बढ़िया कपड़े, चीनी, मिठाइयां और हजारों तरह की सुख विलास की सामग्रियां। वह अपने हाथों से खड़ा करता है बड़े बड़े महल, बंगले, बाग, ठंडी सड़कें, लेकिन खुद इनको इसके लिए क्या मिलता है? उनकी झोपड़ी शायद ही बरसात में साबित रहती हो मतलब साबुत रहती हो, बच पाती हो। उनके बदन के लिए चीथड़े भी ढकने के लिए नहीं मिलते। कितनी ही उनकी अपनी बनाई चीजों जिनके लिए स्वप्न किसी मालूम होती हैं और मजदूर की हड्डियां, पसीने और चिंता से बनी इन चीजों का उपयोग कौन करता है? उसके खून के गारे से उठी अट्टालिकाओं में विहार कौन करता है? वही बड़ी बड़ी जोंके, जमींदार, महाजन, मिल मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर, पुरोहित। तो दोनों ही चीजों में वे कॉमन बता रहे हैं कि किस प्रकार ये सभी लोग, व्यवस्था जो है, मिलकर सबसे निचले जो श्रमिक हैं हमारे, जो किसान हैं हमारे समाज के, उनका शोषण करते हैं। तो फिल्में, क्योंकि मैं कहती हूं कि फिल्में आसान होती हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। कल ही मैं रात को फिल्म देख रही थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा। पार्ट 1 की बात कर रही हूं। महज 1 घंटे की मैं देख सकी थी, ज्यादा रात हो जाने की वजह से पूरी नहीं देख सकी। लेकिन उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 1941 के सेटअप से लेकर वे काफी आगे तक आती है गैंग वॉर, और अंग्रेजी शासन दिखाया होता है कि किस प्रकार धान के खेतों को हटाकर अंग्रेजों ने कोल माइंस खोल दी और उसमें काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत थी। लेकिन जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण होता है तो जो वॉइस ओवर पीछे से आती है वो बोलती है, पता नहीं वो वॉइस ओवर किसकी है, लेकिन आप कहानी सुनिए। वे बताते हैं
कि जो जमींदार होते हैं वो बुलाते हैं अपने गुरकों को कि मजदूरों को संभालो। इन्हें लगता है कि देश आजाद हो गया तो इन्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी, काम कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा और मजदूरी कम मिलेगी। ये जो लेख है ये 1939 में लिखे गए हैं, जब उन्हें जेल हुई थी और उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करती थी। लेकिन उसके बाद जो सत्ता के हस्तांतरण के बाद जो राज आया अपने लोगों का, अपनी सरकार का, वह और भी ज्यादा बदहाली लेकर आया इन लोगों के लिए। तो ये काफी गौरतलब है। उसमें वे साफ तौर पे बोला गया है कि अंग्रेज जो हैं वो अच्छे थे, वो काम भी देते थे और सर छुपाने के पैसा भी देते थे और सर छुपाने के लिए छत भी देते थे, लेकिन हम सिर्फ काम के बदले पैसा देंगे और घर जो है आप जहां मर्जी रहो, लेकिन हम बस्तियां नहीं बसने देंगे। तो ये एकदम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही फिल्म में ये सब चीजें थी। तो उसे मैं इस लेख से जोड़कर देख पा रही हूं कि अंग्रेजी हुकूमत क्या थी, वो तो फिर भी कुछ अच्छी थी, कुछ आंख की शर्म उनमें थी। लेकिन सत्ता के हस्तांतरण के बाद जो लोग आए वे किस तरीके से थे, क्योंकि जिन लोगों का जिक्र राहुल सांकृत्यायन जी ने जोकों के रूप में किया है, जमींदार, महाजन, मिल मालिक, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर, पुरोहित, ये सभी वो लोग थे जो सत्ता हस्तांतरण के बाद जस के तस अपनी जगहों पर बने रहे। चलिए लेख आगे बढ़ाते हैं। किसान और मजदूर जिनके लिए अपनी जवानी धूल में मिलाते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करते हैं, वे उन्हें भूखा नंगा रखकर करके ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि पग पग पर उन्हें अपमानित करना अपना कर्तव्य समझता है। किसान और मजदूर गरीब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई परिवार और बाल बच्चों को भूखा रखकर इन जोकों को खुशी खुशी दे दी है। उन्हीं के खून से मोटी हुई ये तोंदें गरीबी के लिए उन्हें लांछित करती हैं। उनकी भाषा में इन गरीबों के लिए अलग शब्द है। आपकी तो बात ही क्या, तुम भी उनके लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तू, रे, अबे से ही उन्हें संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आजादी के बाद के सेटअप में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन खंड 1 जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें भी वे इस बात का जिक्र करते हैं, जबकि वे आजादी के बाद का काल है उसमें वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यदि छोटा हुआ, यदि बड़ा हुआ तो अबे कहकर संबोधित किया जाता था वाल्मीकि समाज के लोगों को, और यदि उम्र में छोटा हुआ तो अबे चूहड़े के कहकर संबोधित किया जाता था। सिर्फ यही 2 संबोधन उन्हें मालूम थे अपने लिए। तो ये आजादी के पहले का है और आजादी के बाद में भी परिस्थितियां कोई बदलाव नहीं लेकर आई हैं निम्न तबके के लोगों के लिए, जाति व्यवस्था में भी और श्रम जीवकों के लिए भी। बुरी से बुरी गालियों को उनके लिए इस्तेमाल करना अमीरी की शान है। इसके ही कारण गरीबी का शिकार मजदूर और किसान उनके सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता, खड़ाऊ नहीं पहन सकता, छाता नहीं लगा सकता। गांव के किसान के इज्जत और जानो माल जमींदार के हाथों में है। वे जैसे चाहते हैं उसे नाक रगड़ने को मजबूर करता है। तो यहाँ पर एक चीज का मैं खास जिक्र करूंगी जो मेरे जाती जिंदगी को छू कर निकलती है, रतन जी की जिंदगी को छू कर निकलती है। एक चीज है कि इसमें उन्होंने लिखा है कि वे खड़ाऊ नहीं पहन सकता, चप्पल पहनने की भी मनाही थी। तो रतन जी के फादर जो थे, बाबूजी जिन्हें हम कहते थे, बाबूजी ने ये सबसे पहले किया कि शादी करके जब वे लेकर आए हमारी अम्मा जी को, तो उन्होंने उन्हें चप्पल पहनने के लिए मजबूर किया कि आप चप्पल पहनेंगी, चाहे गांव में कोई और पहने या ना पहने। वे अपने समय के एमए पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो गांव में सब डर कर दब कर रहते थे। तो जो लड़ने की, उठकर दोबारा खड़े होने की जो विरासत है वो रतन जी को उनके बाबूजी से मिली है। तो इसका जिक्र आया तो मुझे लगा कि ये वाकया भी मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। यह तो हुई वास्तविक धन के उत्पादकों की अवस्था, और जोंके मजदूरों और किसानों की कमाई उनके लिए अर्पित है। वे इसके सोचने की परवाह नहीं करते कि उनकी लाखों की तहसील और मुनाफे का रुपया किस तरह प्राप्त किया गया,
क्या वे कभी ये सोचने की तकलीफ करते हैं कि उस एक एक रुपए को जमा करने के लिए किसान ने अपने बच्चों को कितनी बार भूखा रखा, कितनी माताओं ने अपने को नंगा रखा, कितने बीमारों ने दवा के पत्ते से महरूम रहकर अपने प्राण छोड़ दिए। यदि उनको ऐसा ख्याल होता तो वे कभी 2000 की फोर्ड कार की जगह 30,000 का रोल्स रॉयस खरीदना पसंद ना करते, महीने में हजार रुपए मोटर के तेल में ना फूंक डालते, हाकिमों की दावतों और विलास के जलसों में लाखों का वारा न्यारा न करते। तो ये तो आपने देखा होगा कि नोटबंदी के दौरान यदि मैं इससे कनेक्ट करना चाहूं तो किस प्रकार आम जनता जो है वो लाइनों में खड़ी थी। किसी को हृदय रोग है, किसी को अपने बच्चे के लिए पैसा चाहिए, किसी को मकान का किराया देना है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं भी नहीं थी। सारी जनता निकलकर सड़कों पर खड़ी हुई थी पंक्तिबद्ध। और यही पंक्ति कोरोना काल में भी थी जब लाशों को जलाने का काम चल रहा था। ये सब बातें भूलिए मत। और वहीं पर नोटबंदी के दौरान किस तरीके से जो है जलसे, भव्य जलसे सरकार के लोगों के हमने देखे हैं। ये सब अंधेरे होते हुए भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सब अंधेर होते हुए भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। समाज के पंच कह उठते हैं, अमीर गरीब सदा से चले आए हैं, अगर सभी बराबर कर दिए जाएं तो कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। दुनिया के चलने के लिए अमीर गरीब का रहना जरूरी है। समाज की बेड़ियां जेल खाने की बेड़ियों से भी सख्त हैं। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जहां समाज कानून के खिलाफ, चाहे वे कानून सरासर अन्याय पर ही अवलंबित क्यों ना हो, कोई बात हुई कि समाज हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। कुएं में पानी है, जगत पर लोटा डोरी रखे हुए हैं, एक तरफ मंदिर के आंगन में भक्ति भाव से झूम झूम कर लोग रामायण पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वाक्य है जो वे कोट कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। गीता हो रही है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी, शुचि चेव श्वपाके च पंडिता सर्मदर्शिनः। अर्थात विद्या और शील संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में पंडित लोग समदर्शी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कण कण में भगवान। उसी तरह की बात यहाँ पर वे लिख रहे हैं रामायण और गीता से पंक्तियों बतौर उदाहरण कोट करके। महात्मा और पंडित लोग गदगद होकर अर्थ कर रहे हैं, जो है सब भगवान की देन है, सिया मैं सब जगत जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सब भगवान के रूप में है, जो है सो उसमें कोई भेद नहीं है। मालूम होता है चारों ओर समदर्शिता, विश्व बंधुत्व और प्रेम का महासागर लहरें मार रहा है। उसी समय जेठ की दोपहरी में प्यास का मारा चमार आ जाता है, उसके कदम कुएं की ओर बढ़ते हैं। भक्तों में से कोई उसकी जात पहचानता है, कानाफूसी होती है। महात्मा और भक्ति रस में गदगद सभी श्रोताओं की त्योरियां चढ़ जाती हैं। पूर्ण तरीके से लिखा है महात्मा। सभी जानते हैं हम लोग कि उस दौर में महात्मा कौन थे, और आज तक भी हम किन्हें महात्मा के नाम पे जानते हैं। तो अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और यहीं से आप हरिजन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं और सभी मानो जीते जी खा जाने के लिए उस निरपराध व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसका कसूर क्या है? क्या कुएं से पानी पीना अपराध है? क्या समदर्शिता और विश्व बंधुत्व के वायुमंडल में कुएं से पानी निकालकर पी लेना महापाप है? और यह मंडली कुछ ही मिनटों पहले जिस राग को आलाप रही थी, उसके रहते क्या ऐसा करना उचित था? उन व्यक्तियों में से एक एक से अलग अलग पूछिए, तुम्हारे वचन और कर्म में, मंतव्य और कर्तव्य में इतना अंतर क्यों? घूम फिरकर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि समाज उनसे वैसा ही कराना चाहता है। कितना भी महात्मा का टैग लगा लीजिए, लेकिन समाज की बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं है किसी के लिए भी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कर दिखाया वह अभी तक कोई महात्मा भी ना कर सके। तो लेख लंबा है और यहीं पर विराम देती हूं। इसको पूरा हम अगले एपिसोड में करेंगे।
तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ अंबेडकर नामा के अलावा बहुजन विजडम और अंबेडकर नामा ग्लोबल पर भी जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।